नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। हम डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक चित्र के द्वारा समझा था और इसी में हमने जो टीथ है यानी कि दांत है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर आंतरिक संरचना देखी थी। इसके अलावा फिर सेकेंड वीडियो में हमने टीथ कितने प्रकार के होते हैं, जीवा के विषय में और सेलेवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि है, इनके विषय में हमने अच्छे से देखा था। आज इस वीडियो में हम बक्कल कैविटी के अंदर यानी मुख गुहा में होने वाले पाचन के विषय में डिटेल से देखेंगे, क्योंकि हम साथ साथ में इंट्रोडक्शन पार्ट भी ले रहे हैं। जो भी अंग एलिमेंट्री केनाल से या डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित हैं, उन सभी का इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ साथ में उसके साथ में हम पाचन की क्रिया का भी अध्ययन करेंगे। तो यह वीडियो 10th क्लास, 12th क्लास, रीट, नीट और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जितने भी जरूरतमंद बच्चे हैं उन तक ये वीडियो प्राप्त हो सके और उनकी तैयारी लगातार आगे चलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बक्कल कैविटी में पाचन या मुख गुहा में पाचन। में हम कौन कौन सी क्रिया को हम पढ़ते हैं उन सभी के विषय में हमें पता होना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से 5 क्रियाएं होती हैं। अब 5 होती कौन कौन सी हैं? देखो, सबसे पहले आता है हमारे द्वारा जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन को ग्रहण करने की क्रिया होती है। सबसे पहले यहां से हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं माउथ के द्वारा, और ये क्रिया कहलाती है, जो सबसे पहली क्रिया आती है इसे बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन या इसे अंतर ग्रहण करते हैं। भोजन का अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है, अंतर ग्रहण या इंजेशन कहलाता है। तो ये क्रिया हमने पढ़ ली है कि भोजन को हम माउथ के द्वारा क्या करते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है वो होती है भोजन का पाचन करना। तो भोजन का पाचन मुख्य रूप से स्टार्ट तो कहां से हो जाता है, बक्कल कैविटी होता है, लेकिन हम सामान्यतः पाचन की क्रिया होती है वो मुख्य रूप से स्टोमक और इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है। तो ये सेकंड क्रिया कौन सी हो जाएगी, डाइजेशन हो जाएगा, या इसे हम पाचन कहते हैं। पाचन की क्रिया हो जाएगी सेकंड। इसके बाद में जो हमारे द्वारा भोजन का पाचन कर लिया जाता है उनका ब्लड सेल्स में जाना, यानी कि ब्लड सेल्स के द्वारा या जो ब्लड वेसल्स हैं उनके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और ये थर्ड प्रकार की प्रोसेस हो जाएगी और इसे हम कहते हैं अब्जॉर्वेशन। अब्जॉर्वेशन, और इसे हिंदी में कहते हैं अवशोषण। इसके बाद में चौथी जो प्रोसेस आती है, जो हमारे द्वारा ग्लूकोज ग्रहण किया गया था उसके साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन है वो क्रिया करती है जिससे एटीपी का निर्माण होता है। यानी कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका यूज कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है ऊर्जा के निर्माण में, और ये चौथी प्रोसेस कहलाती है स्वांगीकरण, या इसे कहते हैं हम एसिमिलेशन। एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। इसके बाद में जो लास्ट 5वीं प्रोसेस आती है वो है भोजन का बाहर। भोजन पाचित होने के बाद अपचित भोजन बच जाता है, वो क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, क्योंकि वो क्या होता है, अपशिष्ट होता है। इसलिए इसे रेक्टम यानी कि जो यानी कि रेक्टम या मलाशय जो गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये अपशिष्ट पदार्थ होता है जिसे यहां से बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को कहते हैं इजेशन।
या बहिक्षेपण, इजेशन या बहिक्षेपण। कंप्लीट पाचन की क्रिया इन 5 चरणों में कंप्लीट होती है। यानी कि जब हम पाचन की क्रियाविधि देखें तो ये 5 चरण इसमें पाए जाते हैं। पहला होता है इंजेशन, जिसके द्वारा हम भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं। सेकंड होता है इसका डाइजेशन, यानी कि पाचन की क्रिया। पाचन में क्या होता है कि जो बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल यानी छोटे कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है। इसके बाद में जो पचित भोजन होता है उसे ग्रहण कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है कोशिकाओं के द्वारा या ऊतकों के द्वारा। ये क्रिया कहलाती है अवशोषण। इसके बाद में अवशोषण के बाद में जो भोजन है हमारे पास ग्लूकोज के रूप में सामान्यतः प्राप्त होता है। उस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होती है, जिससे कि हमें एटीपी ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। इस क्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। जब पाचन के बाद में अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है, जो अपचित भोजन होता है, जो हमारे लिए किसी काम का नहीं होता, उसे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है और वो भोजन कहलाता है अपशिष्ट पदार्थ, या इसे हम गुदा या मलाशय के द्वारा बाहर निकाल देते हैं और ये क्रिया कहलाती है इजेशन या बहिक्षेपण। इसके बाद में हम बात करते हैं कि पाचन की क्रिया वो बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है। तो पाचन में हमारे द्वारा किया क्या जाता है, कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो कि हम ग्रहण करते हैं और किस प्रकार से उनका हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सी जो पदार्थ होते हैं उनको हमें पाचन तंत्र के द्वारा तोड़ना होता है। तो सामान्यतः हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं और इसके अलावा हम लिपिड ग्रहण करते हैं, यानी कि वसा। ये कार्बोहाइड्रेट हो गया और ये लिपिड यानी कि वसा हो गई। इसके अलावा हमें एमिनो एसिड प्रोटीन को ग्रहण किया जाता है। और हम न्यूक्लिक एसिड को भी ग्रहण करते हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल हमारे पास क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब देखो हम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे जो मुख्य सोर्स होता है वो होता है स्टार्च। और स्टार्च हम किससे प्राप्त करते हैं, गेहूं, राइस यानी कि चावल, इन सभी की बनी हुई जो चपाती होती है, यानी कि गेहूं को हम खाते हैं या चावल को खाते हैं, इन सभी में क्या होता है, स्टार्च होता है। तो स्टार्च को हम ग्रहण करते हैं। और सामान्यतः स्टार्च होता है ये ग्लूकोज की बनी हुई बहुत लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, जिसमें लगभग 2000 से 3000 ग्लूकोज के अणु पाए जाते हैं। और हमारे पाचन का कार्य क्या होता है, पाचन तंत्र का कार्य होता है इनका ब्रेक डाउन करना। यानी कि इसको यहां से तोड़ दिया जाता है और इसे हमें सरल फॉर्म में यानी कि ग्लूकोज के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। और ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है लिपिड। तो लिपिड सामान्यतः क्या होता है, एक ग्लिसरॉल का अणु होता है और 3 इसके साथ में फैटी एसिड जुड़े रहते हैं, यानी कि वसीय अम्ल। एक ग्लिसरॉल का अणु होता है और 3 इसके साथ में वसीय अम्ल के अणु जुड़े रहते हैं। और जो पाचन तंत्र होता है उसका कार्य क्या होता है, इसका ब्रेक डाउन करना, यानी इसको तोड़ना। तो यहां से ये तोड़ देता है। ये क्या होता है, एक ट्राइग्लिसराइड होता है, एक ट्राइग्लिसराइड होता है। इसको बदल दिया जाता है किसमें, मोनोग्लिसराइड में, यानी कि एक ग्लिसरॉल का अणु अलग हो जाता है प्लस 3 फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल अलग हो जाते हैं। ये कंडीशन आ जाती है और इसको आसानी से हमारी कोशिकाओं के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटीन की। प्रोटीन की यहां बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो ये क्या होता है, प्रोटीन सामान्यतः बहुत सारे एमिनो एसिड की श्रृंखलाओं के द्वारा बना होता है, यानी कि बहुत सारे एमिनो एसिड इसमें पाए जाते हैं और वो आपस में जुड़ करके एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। और जो पाचन तंत्र होता है इसको यहाँ से तोड़ दिया जाता है और ये एमिनो एसिड के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है।
और इस एमिनो एसिड को हमारी कोशिकाओं के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके बाद में आता है न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल यानी कि हम डीएनए आरएनए सामान्यतः खाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्लांट सेल्स होती हैं, एनिमल सेल्स होती हैं, सेल्स में जितनी भी सेल्स उसमें डीएनए आरएनए तो पाया जाता है। तो अब डीएनए आरएनए को भी हमें सरील रूप में प्राप्त करना होता है। तो डीएनए आरएनए का ब्रेक डाउन किया जाता है, ब्रेक डाउन करने से इससे न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होता है। और न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है, एक तो फॉस्फेट का अणु होता है और एक शर्करा होती है और एक इसके साथ में नाइट्रोजनस क्षारक जुड़े रहते हैं। ये संरचना होती है इसकी। अब क्या होता है, इसका भी हम सरल रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। पाचन तंत्र के द्वारा फॉस्फेट अलग हो जाता है, शर्करा अलग प्राप्त हो जाती है और नाइट्रोजनस क्षारक अलग प्राप्त हो जाते हैं और अब इनको हमारी कोशिकाओं के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यानी कि ये जो पदार्थ होते हैं ऊपर लिखे हुए, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, ये जटिल पदार्थ होते हैं और इनको हमारे पाचन तंत्र के द्वारा सरल पदार्थों में प्राप्त कर लिया जाता है, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, इसके अलावा फॉस्फेट, शर्करा, नाइट्रोजनस क्षारक, एमिनो एसिड। ये सरल रूप होते हैं जिनको हमारी कोशिकाओं के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है। अब बात करते हैं बक्कल कैविटी में पाचन का, पाचन की क्रिया। यानी कि हम बक्कल कैविटी में पढ़ा था कि लार ग्रंथियां पाई जाती है जो लार का सिक्रेशन है वो करती है मुख में। सेलेवरी ग्लैंड, कल हमने बात की थी कि इसमें 3 जोड़ी सेलेवरी ग्लैंड्स पाई जाती है मानव में और तीनों क्या करती हैं, लार का श्रावण करती है। लार यानी कि सेलाइवा का सिक्रेशन करती है और इस सेलाइवा में पाया क्या जाता है, देखो इसमें वाटर होता है, कुछ मात्रा जल की होती है, इसके अलावा म्यूकस होता है यानी कि श्लेष्मा पाया जाता है कुछ मात्रा में, जो भोजन को लसलसा बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा आयंस होते हैं। आयन कौन कौन से होते हैं, सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है और बाइकार्बोनेट आयन होती है। ये आयन्स इसमें पाए जाते हैं सेलाइवा में। इस कारण से इसका जो पीएच होता है लार का, वो पीएच कितना होता है, 6.8 होता है। इसके बाद में बात करें तो इसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं और दोनों एंजाइम कौन कौन से होते हैं, एक होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट करता है, यानी कि ये जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। हम मुख्य रूप से जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें बहुत सारे जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो उनको नष्ट करने का कार्य वो कौन सा एंजाइम करता है, लाइसोजाइम करता है। इसके बाद में जो मुख्य एंजाइम आता है वो है टाइलिन, या इसे हम अल्फा एमाइलेज भी कहते हैं। अल्फा एमाइलेज या इसे सेलेवरी एमाइलेज भी कहा जाता है। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और कार्बोहाइड्रेट में अभी हमने बात की क्या ग्रहण करते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट में सामान्यतः स्टार्च ग्रहण करते हैं, यानी कि ये स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है और स्टार्च का पाचन करके ये स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में। यानी स्टार्च क्या होता है, बहुत सारे ग्लूकोज की अणुओं की श्रृंखला होती है और ये एंजाइम क्या करता है, इसे 2 ग्लूकोज की अणुओं की श्रृंखला में बदल देता है। यानी कि माल्टोज जो होता है 2 ग्लूकोज की अणुओं की श्रृंखला होती है। तो जो टाइलिन होता है या एमाइलेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जो हम स्टार्च ग्रहण करते हैं इसका पाचन करता है, इसकी जो ग्लूकोज के अणुओं की श्रृंखला है उसको तोड़ देता है और 2 ग्लूकोज के अणुओं की श्रृंखला बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, माल्टोज कहते हैं। यानी कि स्टार्च को माल्टोज के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। ये होता है बक्कल कैविटी में पाचन।
तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि इसमें वाटर पाया जाता है, म्यूकस श्लेष्मा होती है जो भोजन को लसलसा बनाती है। इसके अलावा आयंस होते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन। ये पीएच को मेंटेन रखते हैं। पीएच कितना होता है? 6.8 होता है हमारे मुख गुहा के अंदर। इसके बाद में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ये क्या करता है? जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। और टायलिन या अल्फा एमाइलेज एंजाइम होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, यानी कि ये स्टार्च जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं इसे माल्टोज में बदल दिया जाता है। ये क्रिया होती है पाचन के द्वारा। अब बात कर लेते हैं कि लार मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य करती हैं। अभी हमने कार्यों के बारे में देखा है और एक बार इनके जो मुख्य कार्य होते हैं वो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहला कार्य हो जाता है भोजन को मुलायम बनाना। भोजन को मुलायम बनाना या सॉफ्ट बनाना, सॉफ्टनेस ऑफ फूड। इसके बाद में बात करें, नेक्स्ट होता है डाइजेशन करना, भोजन का पाचन करना। इसके बाद में नेक्स्ट कार्य देखेंगे, श्लेष्मा को मिक्स करती है भोजन में। श्लेष्मा को भोजन में मिक्स करती है। इसी कारण से भोजन का टेस्ट हमें पता चलता है। सामान्यतः क्या होता है, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं तो इससे हमें पता नहीं चलता कि टेस्ट क्या होता है। अगर ये लार है, अगर मुख्य रूप से कंप्लीट मिक्स हो जाए जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें, तो इससे क्या हो जाएगा, वो भोजन जो हम ग्रहण करते हैं उसके टेस्ट का हमें पता चल जाएगा। तो टेस्ट का पता करने में भी जो लार होती है वो सहायक होती है। इसके अलावा ये जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य भी करती है। ये होता है लार ग्रंथि के द्वारा होने वाली क्रिया है, यानी कि लार ग्रंथि के द्वारा लार का सिक्रेशन होता है, सलाइवा का सिक्रेशन होता है। सलाइवा भोजन को मुलायम बनाती है, लसलसा बनाती है। इसके अलावा भोजन में मिक्स होकर के हमें टेस्ट का पता चलाती है और भोजन का पाचन करती है। इसके अलावा जो जीवाणु हैं जो भोजन के अंदर आ जाते हैं बाहर से, उनको नष्ट करने का कार्य करती है। ये हुआ बक्कल कैविटी में पाचन की क्रिया। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम गर्शिका में पाचन किस प्रकार से होता है और आगे जो गर्शिका से लेकर के स्टोमक छोटी आंत तक जो नलिका पाई जाती है, उस नलिका की स्ट्रक्चर में कौन कौन सी स्तर पाए जाते हैं, उन स्तरों की संरचना के द्वारा हम अच्छे से समझेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।